हेलो नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पुस्तक प्रेमियों के इस खास शो मेरी कलम में। ये शो खास क्यों है? जी बिल्कुल, ये शो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी मन की इच्छा में उठे हुए अपने विचारों को किताब का रूप दिया और आप सभी तक ज्ञान को पहुँचाया। तो आज हमारे स्टूडियो में एक और खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने लिखी है द पावर ऑफ अवेकन माइंड। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं नीरज राय जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डिम्पिका जी, धन्यवाद पीएमसी अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, जैसे ही हमने भी ये सोचा कि आपको बुलाना है तो आपकी किताब से भी हम सेम उसी तरीके का एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी फील कर पाए। आपने किताब लिखी है द अवेकन माइंड। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अवेकन माइंड क्या होता है? अवेकन माइंड जो हम खुद को समझते हैं कि मैं बेसिकली मैं ही माइंड है, तो मैं क्या है, ये जो तमाम बाहरी हमारी पहचाने हैं, नाम और पहचान हमने एक्वायर किया है और बाहर से मिला हुआ है, क्या मैं वो है या फिर ये शरीर मैं है, या फिर हमारा जो मेंटल तमाम हमारे बिलीव्स एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेटेड हैं, तो क्या ये मैं है? तो मैं जो माइंड अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, जब ये पता चलता है उसे कि मैं ये बाहरी पहचान नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं उससे परे एक आइडेंटिटी फ्री कॉन्शसनेस हूँ जो निराकार है, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। माइंड अपने आप को जब कॉन्शसनेस के रूप में रिकग्नाइज कर लेता है तो वो फ्री हो जाता है। तो दैट इज़ अवेकेंड माइंड। तो मैं एक शरीर नहीं हूँ पर एक आत्मा हूँ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो सुनने में ऐसा आया है सर कि जो किताब आपने लिखी ये आपके खुद की किसी खास एक्सपीरियंस पर बेस्ड किताब है। आपके इस किताब के पीछे की जो कहानी है वो जानना चाहते हैं हम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कहा जाता है कि एक किताब लिखने से पहले खुद किताब बनना पड़ता है जी। तो ज़रूर इस किताब के पीछे मेरी खुद एक आध्यात्मिक खोज और आध्यात्मिक यात्रा रही है, जो बाद में चल करके इस किताब के रूप में कल्बिनेट हुई। तो इसकी शुरुआत हुई 2013 में, जब मैंने मेडिटेशन की अपनी हॉबी को एक सीरियसली मतलब डेवलप करना और परस्यू करना शुरू किया। तो कुछ समय मेडिटेशन मैंने फिर रेगुलर अपना 4 बजे सुबह उठ करके आधा घंटा 40 मिनट करता था। तो कुछ महीने के बाद 2014 में ऐसा हुआ एक दिन कि मैं मेडिटेशन में था, डीप मेडिटेशन की अवस्था में। उस समय मैं का जो बोध है वो गायब हो गया। तो एक सेपरेट इंडिविजुअल होने का बोध है वो ख़त्म हो गया। तो उस समय मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मतलब एक जगह जो सेंटर कहीं पे होने का बोध ख़त्म हो गया और सब कुछ सिर्फ दृश्य था और देखा जा रहा था। तो शरीर भी एक दृश्य ही था और कुछ हल्के फुल्के विचार भी चल रहे थे, पर वो भी देखा जा रहा था, पर उससे कोई एका नहीं महसूस हो रहा था, जैसे मैं जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, सिर्फ दिख रहा था और देखना हो रहा था। तो ये एक बड़ा लिबरेटिंग और बड़ा एक आनंददायक अवस्था थी और कुछ लगभग 10 मिनट में उस अवस्था में रहा। उसके बाद फिर मैं का जो बोध है वो वापस आ गया और फिर मैं नॉर्मल स्टेट में आ गया। लेकिन उस अनुभव से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस मैं में पूरी लाइफ उसी मैं के इर्द गिर्द घूम रही थी, उस मैं को मजबूत करने में वो लगा कि एक महज छलावा मात्र है, मैं कोई सॉलिड रियलिटी नहीं है, मैं जस्ट एक थॉट है और वो हमें पूरी लाइफ एक बांध करके रखता है, एक बहुत सीमित दायरे में बांध करके रखता है। तो वहाँ से एक मुझे अवेकनिंग का एक्सपीरियंस हुआ।
लेकिन मेरा कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं था, मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसको मैं समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन वहाँ से मुझे एक भूख पैदा हो गई स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जानने का। मैं रिकनसाइल करना चाहता था, और समहाउ वो एक्सपीरियंस इतना लिबरेटिंग और इतना आनंददायक था कि मैं उस एक्सपीरियंस को वापस पाना चाहता था, उसी एक्सपीरियंस में रहना चाहता था। तो फिर मैंने तरह तरह की स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह के टॉक्स सुनना शुरू किया, यूट्यूब पे बहुत सुनता था। फिर धीरे धीरे और मेरी मेडिटेशन की जो जर्नी थी वो कंटिन्यू थी। तो धीरे धीरे मतलब स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे मतलब धीरे धीरे आना हुआ। तो इस इनिशियली कुछ साल, मुझे 2-3 साल लगे कि बहुत सारा जो हमारे अंदर हम इकट्ठा किए रहते हैं परसेप्शंस सुन करके स्पिरिचुअलिटी के बारे में और सब कुछ के बारे में, हमारा उसके बारे में डीप खुद की समझ नहीं होती, बस सुन करके। और बहुत सारा, एक तरीके से कहे, बहुत सारा माइंड में जो कचरा था, तो उसको साफ़ होने में, क्लियर होने में मुझे कई साल लगे, मतलब 2-3 इयर्स लगे मुझे टू रियली एक स्पिरिचुअल जोन में मतलब पहुंचने में, माइंड को मतलब एम्प्टी करने में बहुत साल लगे। फिर वो एक ग्रेजुअल बड़ा प्रोसेस रहा, धीरे धीरे चलता रहा। सो ओवरऑल इट टुक 7 इयर्स, लगभग 7 साल लगे मुझे जो स्पिरिचुअल इसेंस को रिकॉग्नाइज करने में और उसमें इस्टेब्लिश होने में। तो इन शॉर्ट ये मेरी एक जर्नी रही। फिर मैंने सोचा नहीं था कि मैं बुक लिखूंगा, लेकिन उसके बाद लगा कि ये इतना आसान है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मिस आइडेंटिफिकेशन है, जो मैंने बताया कि मैं अपने आप को, जो चीज़ नहीं है वो जो समझ रहा है, बस उसको ख़त्म करना होता है। क्योंकि सेल्फ वो हमेशा, उसका बोध हमेशा ही है, बस हमें जो मैं नहीं है उस बोध को हमें ख़त्म करने में टाइम लगता है, प्रयास कर लगता है। तो वो हम किस तरीके से कैसे करते हैं, सबकी अपनी अलग अलग यात्रा होती है। पर मुझे ऐसा लगा कि इसी बोध के लिए कितने लोगों ने गुफाओं में और मोनास्ट्रीज में और सब कुछ छोड़ करके अपना पूरा जीवन लगाया, और शायद वो बोध कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है। तो ऐसा पहले मेरा परसेप्शन था कि ये एक बहुत कठिन है, दुरूह है एक तरीके से। और जो लोग जैसे कि मैं मतलब इन प्रोफेशन जॉब में हूँ और फैमिली लाइफ जी रहा हूँ, तो ऐसा लगा कि इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरीके का एक पारिवारिक और प्रोफेशनल लाइफ जीने वाला व्यक्ति शायद उस तरीके के लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर सकता, कोई ऐसा बहुत कठिन साधना नहीं कर सकता। तो ये सारे जो मेरे परसेप्शन थे वो सारे ब्रेक हुए, और लगा कि ये तो बहुत आसान है, और थोड़ा सा कोई भी जो सिंसियरली अगर सीख कर रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस हो सकता है, मतलब पहचान तो तुरंत हो जाएगी, बाकी उसमें फिर इस्टेब्लिश होने के लिए वो कितना कमिटेड है, कैसे करता है। तो क्योंकि मुझे बहुत साल ये समझने में लगा था कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी में है कहाँ, जाना कहाँ है। तो क्योंकि अगर आपको मालूम हो जाए कि मंजिल कहाँ पे है, तो रास्ता तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई रास्ता जो दूसरा बता रहा है वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कन्वीनियंट हो या सूट करती हो। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो जाए कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, गंतव्य क्या है, और वो चीज़ दिख जाए आपको। आज हर दूसरा इंसान साइंस बेस्ड चीज़ों को मान रहा है, जो चीज़ें दिखाई दे सकती हैं वही सच है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी का जो आप एक कॉन्सेप्ट आप इस बुक के थ्रू लेकर आना चाहते हैं कि मैं वाला एक जो अपनी एक अभिव्यक्ति हम लोग दिखाते हैं कि मैं एक शरीर हूँ और इस शरीर को जो चीज़ें चाहिए, भौतिक सुख जो चाहिए, हम लोग उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। पर अगर हम बात करें इस मैं की, जिसके बारे में आपने इस बुक में लिखा है कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ जिसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो उस आत्मा के लिए क्या ज़रूरी है, या उस मैं की प्राप्ति के लिए क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहले कि सीकिंग होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए,
अब जैसे आत्मा है या कॉन्शसनेस है, तो बहुत सारे लोग आत्मा वर्ड से रिलेट करते हैं, बहुत सारे लोग कॉन्शसनेस से रिलेट करते हैं। तो बट ये सारी चीज़ों का एक ही मतलब है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो ज़्यादा प्रोफेशनल लोग ज़्यादा कॉन्शसनेस के रूप में इसको ज़्यादा रिलेट करते हैं, उस रूप में ज़्यादा समझ पाते हैं। तो जिसका जिस तरीके का एक बिलीफ सिस्टम है, जिस रूप में भी है, लेकिन ये बहुत एविडेंट है। और आज के समय में ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी और तमाम न्यूरो साइकोलॉजिस्ट इस पे कॉन्शसनेस की बात कर रहे हैं। तो आज के समय में सिर्फ जो बीच में है, आप गहराई से जो इन डेप्थ अगर क्वेश्चन कर रहा है और इसको खोज रहा है, ढूंढ रहा है, वो इस पे पहुंच सकता है। जो सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल पे, क्योंकि जो ऊपर दिख रहा है वो महज एक सुपरफिशियल, आप कुछ ऐसा समझिए कि 20% रियलिटी है। लेकिन जो कंट्रोल जहाँ से हो रहा है, जो इसेंस है, वो इनविजिबल है। एक जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे ये बात ज़्यादा समझ में आएगी कि आपको यहाँ पे लाइट दिख रही है, एसी की हवा दिख रही है, एसी दिख रहा है और तमाम कंप्यूटर दिख रहा है, लेकिन जो उसको चला कौन रहा है? बिजली चला रही है जी। तो लेकिन बिजली तो हमें दिखती नहीं है। और वही बिजली अगर एसी के साथ कनेक्ट हो गई तो वो ये हवा, ठंडी हवा बन गई, एसी बन गई। वही बल्ब के साथ कनेक्ट हो गई तो रोशनी बन गया। वही कंप्यूटर के साथ जुड़ गई तो वो कुछ काम कर रहा है। वही स्पीकर के साथ जुड़ गई तो आवाज़ दे रहा है। वही फ्रिज के साथ जुड़ गई तो चीज़ों को ठंडा कर रहा है। तो इसको हमें समझना होगा कि जो चीज़ विजिबल है वो एक सॉलिड मतलब सच्चाई नहीं है, वो एक सापेक्ष है, एक रिलेटिव है। और जिसको भी, चाहे वो साइंटिफिक माइंड का हो, चाहे स्पिरिचुअल सीकिंग की वजह से कर रहा है, विजिबल जो दिख रहा है उसके पार जाना पड़ेगा, वही खोज पाएगा इस सच्चाई को। सिर्फ क्योंकि जितनी भी चीज़ों का जो मूल है वो दिखता नहीं है, लेकिन बिना दिखे हुए कंट्रोल करता है। फिर दूसरी बात कि अगर क्वेश्चनिंग करना, क्योंकि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में क्वेश्चनिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप फिर क्वेश्चन करना शुरू करें तब भी ये चीज़ बहुत ऑब्वियस होती है कि जो हमारा नाम है और जो हमारी पहचाने हैं, ये तो बाहर के लोगों ने दिया हुआ है। तो अगर हम इसको क्वेश्चन करते हैं और सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, आप कंटेम्पलेट करते हैं इस चीज़ पे, तो ये बिल्कुल आपको महसूस होगा कि मैं नाम नहीं हूँ। नाम तो बाहर से दिया हुआ है, बाहर मिला हुआ है और बाहरी ट्रांजैक्शन के लिए इसका उपयोगिता है इसके। फिर उसके बाद अब बॉडी को आप क्वेश्चन करें कि बॉडी, तो आप कंटेम्पलेट करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं सिर्फ बॉडी भी नहीं हूँ। और फिर इसी तरीके से क्वेश्चनिंग करना से फिर आपको मेंटल एक्टिविटीज़ भी आपको पता चलेगा कि मेंटल एक्टिविटीज़, तमाम मेंटल एक्टिविटीज़ मुझ में आती और जाती हैं। क्योंकि कोई भी मेंटल एक्टिविटी फिक्स नहीं है, वो बदलती रहती है, चाहे आपके अनुभव हों, चाहे विचार हों, और यहाँ तक कि आपके बिलीफ भी लंबे पीरियड के बाद वो भी बदल जाते हैं। तो जो चीज़ बदल रहा है उसके पीछे एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदल रही है, जो सब चीज़ को विटनेस कर रही है, सब कुछ को जान रही है। तो वो डायमेंशन क्या है? वो कॉन्शसनेस का डायमेंशन है, चेतना का डायमेंशन है, या आत्मा का डायमेंशन है। आप जिस टर्म से ज़्यादा रिलेट करते हो, समझते हो, तो उसको समझना, वहाँ उसके एक्सपीरियंस को समझना, और फिर आप उस पर कंटेम्पलेट करना, उस पर मेडिटेट करना और उस पर बनना। तो फिर धीरे 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 जो आपका मैं है, क्योंकि ये अनजाने में आपको मिला हुआ है और आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया है। लेकिन जब आप कंटेम्पलेट करके, जो मैंने बताया कि इंक्वायरी करके, और जब कॉन्शसनेस के डायमेंशन पे आप जाएंगे, तो फिर आपका धीरे धीरे जो खुद का बोध है, ये एक्सपीरियंस के रूप में भी आपको परिवर्तन महसूस होने लगता है। आपको अंदर से, आप नाम से रिलेट नहीं करते, आपको ये चीज़ महसूस होने लगती है कि नाम बाहर की चीज़ों के लिए है, पर मैं नाम नहीं हूँ, और शरीर भी और भी नहीं हूँ, माइंड भी नहीं हूँ, और मैं एक कॉन्शसनेस हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिस किसी रूप में जो भी आपको रिलेट करता है, आपको स्वयं ये बोध आपके अंदर उतरने लगता है और ये गहरा होने लगता है।
तो सर आपकी ये किताब किसी नए व्यक्ति के लिए जो पहली बार स्पिरिचुअलिटी को जान रहा है, जो पहली बार जान रहा है कि मैं का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेडिटेशन इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, तो ऐसे नए व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ एस्टीम के लिए ये बुक कैसे हेल्पफुल है? इनफैक्ट ये ऐसे ही लोगों के लिए ये किताब मैंने लिखी है। इसमें जो स्पिरिचुअलिटी को जो लोग जानते हैं, सेल्फ नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज में जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसमें मेनली दो तरह के लोग होते हैं। एक नॉलेज सीकर होते हैं और एक होते हैं जो सेल्फ नॉलेज सीकर होते हैं। तो नॉलेज सीकर क्या होते हैं कि उनको पॉलिटिक्स का भी नॉलेज चाहिए, इकोनॉमी का भी चाहिए, उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज चाहिए। तो वो इंटेलेक्चुअली समझते हैं। तो इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज को जानना, इंटेलेक्चुअली वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और जो सीकर होता है वो सेल्फ नॉलेज के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज को जानता है। तो जो सेल्फ नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं है, ये एक आपका एक्सपीरियंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक बहुत वास्ट है जी। और इतनी फिलॉसफीज़ हैं कि एक नया आदमी को बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और कैसे जाऊँ। तो ये चीज़ खुद मैंने अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें ये समस्या को मैंने महसूस किया था। तो उसमें फिर मुझे ये चीज़, जब मेरी पूरी अपनी जो 7 इयर्स की जर्नी हुई, तो फिर मैंने उन सारी चीज़ों को समझा कि क्या दिक्कत होती है और एक जो सिंसियर सीकर है वो कहाँ स्पिरिचुअलिटी के इस महासागर में कैसे कंफ्यूज हो जाता है। और तो जो सीकर है सेल्फ नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का जो सीकर है, उसको मेरी जो समझ है कि उसको फ़िलासफ़ी में इनिशियली नहीं जाना चाहिए, ये एक्सपीरियंस से शुरू करना चाहिए अपने। क्योंकि फ़िलासफ़ी में जाएंगे तो आप भटक जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उलझ जाएंगे क्योंकि बहुत विशाल है और ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आपका अनुभव में एक रियलाइजेशन है। तो हमारा जो अनुभव है हम वहाँ से शुरू करके और धीरे धीरे अनुभव को ही गहरा करते 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 हम अपने स्पिरिचुअल पे पहुँचे। जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज के लिए नहीं स्पिरिचुअलिटी को, जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, जो सेल्फ नॉलेज के लिए स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करना चाहते हैं, बिगिनर हैं, तो ये किताब उन्हीं लोगों के लिए मैंने लिखा है। इसमें किताब में आपको कोई फ़िलॉसफी नहीं मिलेगी, आपको हर पेज और हर चैप्टर आपको लगेगा कि आपके अपने अनुभव की बात कर रहा है और आपके अनुभव को ही चैप्टर वाइज और डीपेन होता जाता है। तो जो मेरा स्ट्रगल रहा और जो मेरी खोज रही, मेरी यात्रा 7 इयर्स की रही, तो मुझे लगा कि इसमें इतना समय क्यों लगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल है और डायरेक्ट है। तो मुझे लगता है कि सेम रियलाइजेशन को इस किताब को पढ़ करके 2 या 3 महीने में उसी रियलाइजेशन पे कोई पहुंच सकता है। तो इनिशियल के जो चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर्स, मैंने बताया कि मुझे तो 3 साल लगे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था उसको एम्प्टी करने में, जो तमाम तरह के परसेप्शंस बैठे हुए थे। तो वो 2-3 चैप्टर वो काम करते हैं कि आपको स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग के लिए जो ऑलरेडी परसेप्शंस आपके माइंड में बहुत सारे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लाइफ के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, तो वो उसको खाली करते हैं 2 या 3 चैप्टर, 2-3 चैप्टर। फिर आपको चौथा चैप्टर आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या और क्या स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ नहीं है और क्या है। फिर 5वें चैप्टर से आपको फिर डीपर ले जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में क्या है, उसको आपके एक्सपीरियंस को डीपर। और फिर लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं कि फिर आपको वो समझ आ गई और फिर आप अपने लाइफ को कैसे आपको जीना है और अपनी डेली लाइफ में कैसे अडॉप्ट करना है और उसके साथ कैसे जीना है। तो इस किताब में कोई स्पिरिचुअल फिलॉसफी आपको नहीं मिलेगी और बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत सिंपल है। हर चीज़ आपको अपने अनुभव से जुड़ी हुई चीज़ रहेगी, बस आपको अपना अनुभव ही गहरा होते और आपका उस अनुभव जो सेल्फ का अनुभव है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वहाँ तक किताब ये ले जाती है। तो सर आपने अपनी इस किताब में स्पिरिचुअलिटी पर जो भी मिथ्स हैं ये भी बात की है। आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का जो मिथ है ये कितने हद तक सही है और कहाँ तक गलत है? हालांकि इन जनरल
देयर आर सो मेनी मिथ्स। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल होने के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अगर स्पिरिचुअल हो गए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम एक वर्किंग लाइफ, एक फैमिली लाइफ नहीं जी पाएंगे। ये कुछ जनरल मिथ्स हैं जो लोगों के बीच में है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ मिथ है। क्यों ये इस बेसिस पे, क्योंकि मैंने जो जिया है, जो मैंने अनुभव किया है उसके बेसिस पे, क्योंकि मुझे अपनी जो वर्किंग लाइफ है और फैमिली लाइफ है उसके साथ इसको परस्यू करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक लोगों का ये भी मिथ है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जैसे ही आप गए तब आप अपने परिवार से अलग हो जाएंगे। तो लोगों को लगता है कि आप सन्यासी हो जाते हैं, आप पहाड़ों पर चले जाते हैं और वहीं बैठकर साधना करते हैं। तो आपने अपनी इस किताब में ये मेंशन भी किया है कि फैमिली के साथ रहकर अपने करियर लाइफ में ही परस्यू करते हुए भी आप एक सन्यासी वाला जो आनंद है वो आप पा सकते हैं। ये कैसे संभव है? ये जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, जिसको हम अपना ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ बोलते हैं, तो उस डायमेंशन को जो आप एक्सेस करने लगते हैं तो वो अपने आप में आनंद स्वरूप है, और तो वो आपको सहज लाइफ में उपलब्ध हो जाता है। और दूसरा, हमारा जो आनंद है और पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टरबेंस कैसे होता है, अगर हम इसको समझें थोड़ा सा डीपली इसको, कि जो सेंस ऑफ सेल्फ है, हमें अगर कुछ लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो हमें डिस्टरबेंस होता है, और हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, तब भी हमारे अंदर हलचल आ जाती है उसको पाने के लिए। तो अगर हमारा जो पीस ऑफ माइंड, इसी से ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, जिसकी मैंने जब बात की कि मैं का बोध ख़त्म हो गया था, तो वो अनुभव तो चला गया था, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे आ गई थी कि मेरे साथ वो हो गई थी, कि उससे मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं वो हूँ जिसमें कुछ जुड़ना संभव ही नहीं है और कुछ घटना संभव नहीं है। तो इससे जो मेरी चेतना है उसमें एक ठहराव आ गया, एक स्टिलनेस आ गई। ये समझ में आ गया कि जो ये बनना, बिगड़ना, पाना, खोना है, ये सिर्फ बाहर के लेवल पे हो रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आना एक ज़रूरी है, और जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी गहराई से, खुद के अनुभव से, ये चीज़ जब समझ में आ जाएगी कि मुझ में कुछ बढ़ नहीं सकता और मुझ में कुछ घट नहीं सकता, तो आपका डर और आपका लालच दोनों चला जाता है, क्योंकि इसी की वजह से आपका माइंड अशांत होता है। अब थोड़ा बहुत जो चीज़ें आती हैं, देखिए ये जो बाहरी हैं इसमें चैलेंजेस हैं, फैमिली लाइफ में और वर्किंग लाइफ आप जी रहे हैं, तो मेरा मानना है कि एक मंक की लाइफ या एक योगी की लाइफ से ये कठिन इम्तिहान है, क्योंकि वहाँ पे आपको उतने चैलेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे हर रोज़ आपको चैलेंज आता है आपकी फैमिली लाइफ में आपको, तो लेकिन ये अच्छा लगता है कि आपका कठिन एग्ज़ाम होता है, तो आपकी जो मैच्योरिंग है स्पिरिचुअल, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, कि इसके साथ जीना स्पिरिचुअलिटी को, एक वर्किंग, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ के साथ जीना। तो सर, यानी कि आपने जो ये बात कही कि ये खुद के बारे में जानना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर आप फैमिली में हो या बाहर हो, फैमिली से सन्यासी की ज़िंदगी जी रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले आपका खुद का जागृत होना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। तो सर, आपने ये किताब तो लिखी, किताब लिखने से पहले आपके 7 साल का जो अवेकनिंग टाइम था और अब किताब लिखने के बाद का, तो अगर मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए बोलूं कि किताब लिखने से पहले वाले आप और किताब लिखने के बाद वाले आप में आप क्या अंतर देखते हैं? किताब लिखने से पहले जो 7 इयर्स का जो मेरा स्पिरिचुअल है, तो वो एक लगता है कि एक मेरा दूसरा जन्म हुआ, जो 2014 में जो मैंने एक्सपीरियंस बताया उसके बाद से लगता है कि एक दूसरा जन्म होने जैसा है। और अब अभी कोई ऐसा भी होता रहता है, मतलब ये डिपेंड होता रहता है। तो अब लगता है कि हर 2-3 साल में एक दूसरा मतलब मैं हो गया, मोर डिपेंड। तो एक तो जो बताया कि 2013 से पहले और फिर पूरा प्रोसेस इसमें, तो एक नया जन्म मिलने जैसा है, ये ऐसा अनुभव होता है। तो कुछ लोग अभी भी हैं जो लिखने से बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या हमारा जो मन में चल रहा है वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं।
जो नए राइटर्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो अपने आप में एक कहानी है, और बस उस कहानी को आपको लिखना जब आ जाता है तो वो किताब बन जाती है। तो इसमें एक तो जो मैसेज है इसका पार्ट है जो आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है, और दूसरा जो इसका स्किल का पार्ट है कि उस चीज़ को कैसे इफ़ेक्टिवली आप कम्युनिकेट करेंगे लिखने में अपने। तो स्किल थोड़ा आपको सीखना पड़ता है, उसके लिए कहीं से आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा पॉलिश करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और लेकिन मुझे अपना, जब आपके पास मैसेज स्ट्रांग जब हो जाता है तो वर्ड्स और फ्लो अपने आप आने लगता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी ऐसा लेखक बनूंगा या किताब लिख पाऊंगा। मुझे भी बहुत बड़ी चीज़ लगती थी और बहुत कठिन लगती थी। लेकिन फिर जब मैंने लिखा तो ऐसा लगा कि ये दिस इज़ जस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जो भी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके अंदर ये सपना है, ड्रीम है लिखने का, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कलम उठाइए और एक शांत जगह चुनिए, एक शांत समय अपना फिक्स कीजिए, और जो भी आ रहा है आप लिखना शुरू कर दीजिए और आपकी किताब तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सर, आप अगर नहीं लिखते तो इतना जो आपने ज्ञान इस शो के ज़रिए या अपनी किताब के ज़रिए देने का प्रयास किया है वो मुमकिन नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको भी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और अपनी बात शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, अज्ञानी से ज्ञानी बनने का एक छोटा सा रास्ता होता है, एक छोटा सा दरिया जो देखने में मुश्किल लगता है कि पता नहीं हम ये पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपने मन को शांत कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से तत्पर होकर मेहनत करेंगे, तो आपके लिए वो राह भी आसान हो जाती है और मंजिल भी मिल जाती है। मेरी कलम के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको एक नए राइटर से मिलवाएंगे और नई बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।